हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बगीचे से निकलकर वो दोनों महल के दरवाजे पर आए और चंद्रिका उन दोनों के पीछे चल रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि उन दोनों के पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने अपनी जगह से पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक परछाई जैसा काला साया काफी दूर खड़ा हुआ नजर आया। और जब उसने ध्यान से उस तरफ देखा तो वो एकदम ही गायब हो गया। और चंद्रिका को फिर से ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इसलिए उसने इस बात को अपने दिमाग से झटक कर वीरेश और वसुंधरा के पीछे ही महल के अंदर बढ़ गई। उसके जाने के बाद वो काला साया फिर से वहां दरवाजे के बाहर एकदम से नजर आया और फिर कुछ ही देर में काला धुआं बनकर गायब हो गया। वीरेश उनके साथ महल के अंदर आ गया और चंद्रिका राजकुमारी वसुंधरा को रात का खाना खाने के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके बाद उसे दवाइयां भी खानी हैं जो कि वैद्य जी ने उसे दी हुई थी। इसलिए चंद्रिका उसके लिए सेविकाओं के साथ मिलकर खाना लेकर आई और वसुंधरा खाना खाने लगी। उसका रक्षक वीरेश अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था और वसुंधरा बार बार उसकी तरफ ही देख रही थी। उसकी शक्तियों को लेकर उसके मन में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी। चंद्रिका भी कहीं ना कहीं उसकी उन शक्तियों के बारे में सोच रही है, लेकिन उससे ज्यादा उसका ध्यान उस काले साये और उन पीली चमकती आंखों पर टिका हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं उसे उस राहगीर की याद दिला रही थी जिसे वो वहां पर जंगल में मिली थी और तब से वो उसके बारे में भूल नहीं पा रही थी। चंद्रिका भी राजकुमारी वसुंधरा के साथ ही खाना खाती थी, क्योंकि राजकुमारी को अकेले खाना खाना पसंद नहीं था। बाकी की सेविका उसके साथ खा नहीं सकती, इसलिए चंद्रिका को राजा रानी ने भी उसके साथ खाने की अनुमति दे रखी थी। चंद्रिका ने राजकुमारी वसुंधरा की थाली में खाना परोसा, लेकिन उसके बाद वो इस सोच में डूब गई कि वहां पर बगीचे में अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ, और इस बारे में सोचते हुए वो अपनी प्लेट में खाना निकालना ही भूल गई। वसुंधरा का ध्यान भी वीरेश की तरफ ही था और वो उससे काफी ज्यादा प्रभावित थी, इसलिए बार बार उसका ध्यान भी दरवाजे की तरफ जा रहा था। लेकिन फिर तभी जब उसने खाना खाना शुरू किया तो उसने देखा कि चंद्रिका ने अपनी थाली में तो खाना निकाल ही नहीं था। चंद्रिका को इस तरह से खोया हुआ देखकर राजकुमारी ने उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए पूछा, चंद्रिका, क्या हुआ? तुम अपनी थाली में खाना क्यों नहीं निकाल रही हो? तुम भी साथ में ही खाओगी ना? और एक काम करो, जो उसे भी बुला लो, अभी उसने भी खाना नहीं खाया होगा ना? चंद्रिका ने एकदम से अपने होश में आते हुए राजकुमारी से पूछा, उसे? किसे? हमारे साथ तो और कोई भी खाना नहीं खाता है, हम दोनों ही साथ में खाना खाते हैं ना राजकुमारी? तो राजकुमारी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, हम दोनों ही खाते हैं, लेकिन वो इतनी देर से बाहर खड़ा है और उसे तीर भी लगा था, तब से हमने उससे कुछ भी नहीं पूछा। कम से कम खाने के लिए तो पूछ ही सकते हैं, आखिर वो हमारा अतिथि है। चंद्रिका उसके इस तरह से देखने का मतलब समझ गई और उसकी नजर भी दरवाजे की तरफ ही गई। उसने राजकुमारी की बात का जवाब देते हुए कहा, अतिथि नहीं, सेवक है वो, और उसे आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, और मुझे नहीं लगता कि उसे कक्ष के अंदर आने की अनुमति होगी। राजकुमारी जिद भरे स्वर में बोली, अरे, अनुमति नहीं होगी तो मैं अनुमति दे सकती हूँ ना, आखिर मैं राजकुमारी हूँ, और वैसे भी साथ खाना खाने में क्या ही बुराई है, रानी माँ और पिताजी भी कुछ नहीं कहेंगे। जाओ, तुम उसे बुलाकर लाओ। राजकुमारी के जिद करने पर चंद्रिका ने राजकुमारी को समझाया, राजकुमारी, हम उससे पूछ सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती अपने साथ आकर खाना खाने के लिए नहीं बोल सकते। राजकुमारी ने फिर से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, पूछ कर ही आओ, और अगर मना करे तो फिर बताना मुझे। वसुंधरा की ये बात सुनकर चंद्रिका अपनी जगह से उठी और वहां से दरवाजे के पास गई और उसे आवाज लगाते हुए बोली, वीरेश, सुनो, आपको राजकुमारी बुला रही है। चंद्रिका की आवाज सुनकर वीरेश ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप मुझे बुला रही हैं क्या? चंद्रिका ने थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, और किसी का नाम है क्या वीरेश? आपका नाम है तो आपको ही बुलाऊंगी ना, लेकिन मैं नहीं, राजकुमारी आपको बुला रही हैं। वीरेश ने पूछा, राजकुमारी मुझे क्यों बुला रही हैं, क्या कोई समस्या है? चंद्रिका ने उसे बताया, नहीं, वो आपको खाने के लिए पूछ रही है, क्योंकि हम खाना खाने जा रहे हैं तो उन्हें लगा कि आप हमारे अतिथि हैं तो आपको खाने के लिए पूछना चाहिए। वीरेश ने बहुत ही आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आप लोग खाना शुरू करिए, मैं आपके साथ नहीं खा सकता, राजकुमारी को बता दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इतना बोलकर चंद्रिका वहां से मुड़कर वापस जाने लगी। तभी वीरेश ने उसे रोकते हुए उससे सवाल किया, वैसे आप राजकुमारी की काफी करीबी लगती हैं, कब से जानती हैं आप राजकुमारी को?
अपनी भौहें सिकोड़ते हुए चंद्रिका ने उसकी तरफ देखकर पूछा, ये कैसा प्रश्न है और इस प्रश्न के पीछे की कोई खास वजह है क्या जो तुम इस तरह से पूछ रहे हो? वीरेश ने फिर से इस तरह सहूलियत से कहा, नहीं, बस राजकुमारी जी की सुरक्षा के लिए ही चिंतित हूं मैं, इसीलिए ये प्रश्न किया, लेकिन अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। उसके इस तरह से बोलने पर चंद्रिका भी आखिर वहां पर रुक गई और कुछ सोचने लगी। कहानी जारी है। किसकी थी वो पीली चमकती आंखें और क्या चंद्रिका ने सच में ऐसा कुछ देखा बगीचे में, या फिर सब उसके मन का वहम है? और वो काला साया आखिर क्या चाहता है राजकुमारी से? और क्या वीरेश उसे इन सब चीजों से बचाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए रेगुलर पढ़ते रहिए मेरी ये स्टोरी और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चंद्रिका वीरेश को साथ में खाने के लिए पूछने आई थी, तब वो उससे राजकुमारी और उसके बारे में कुछ सवाल करने लगा। तो उसके सवाल सुनकर चंद्रिका थोड़ा सच में पड़ गई, क्योंकि वो अभी उसे इतना नहीं जानती है और ना ही उस पर इतना विश्वास करती है। जब उसने राजकुमारी की सुरक्षा के बारे में कहा तो चंद्रिका थोड़ा सोच में पड़ गई। चंद्रिका ने थोड़ा सा सोचते हुए उसकी बात का जवाब दिया, मुझे नहीं याद कि मैं कब से जानती हूं, क्योंकि मेरा जन्म भी यहां पर राजमहल में ही हुआ था और जन्म के समय मेरी माँ की मृत्यु हो गई, जो रानी माँ की हाथ सेविका थी, और तब से हम और राजकुमारी दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। उसकी बात ध्यान से सुनते हुए वीरेश ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो ये बात है, जाइए आप खाना खाने, राजकुमारी आपका इंतजार कर रही होगी। वीरेश की ये बात सुनकर चंद्रिका भी वहां से चली गई, क्योंकि राजकुमारी खाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। और वहां पर जाकर उसने बता दिया कि वीरेश ने साथ आकर खाने के लिए मना कर दिया है। तो फिर वसुंधरा ने भी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप चंद्रिका के साथ ही खाना खाने लगी। उनका खाना खत्म होने के बाद जब चंद्रिका उन दोनों की थाली लेकर रखने वहां से चली गई, तब राजकुमारी ने एक थाली खाना दूसरी सेविका से मंगवाया और वो खाना लेकर दरवाजे के पास आई और उसने वीरेश की तरफ थाली बढ़ाते हुए कहा, आपने साथ खाना खाने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन बाद में तो खा ही सकते हैं ना। आखिर आप हमारी रक्षा के लिए हैं, तो हमें भी तो आपका ख्याल रखना चाहिए ना। वीरेश ने नजर उठाकर राजकुमारी वसुंधरा की तरफ नहीं देखा, उसकी नजर उसके हाथ में पकड़ी हुई खाने की थाली पर टिकी हुई है। वीरेश बहुत ही सहूलियत से बोला, राजकुमारी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? कोई भी जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, और मैं बाद में खाना खा लूंगा। वसुंधरा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, बाद में कब? हम तो आपको कब से देख रहे हैं, आप यहां पर ही खड़े हो। मुझे नहीं लगता आप हमारे कक्ष का दरवाजा छोड़कर यहां से कहीं भी जाने वाले हैं। तो फिर कब खाएंगे आप खाना? और वैसे भी आपको तीर लगा था, उसके बाद से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, यहां तक कोई औषधि भी नहीं ली आपने। तो बस इसीलिए। राजकुमारी बोल ही रही थी कि वीरेश उसकी बात बीच में काटता हुआ बोल पड़ा, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है राजकुमारी, वो तो बहुत ही छोटी मोटी सी चोट थी। मैंने तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े खतरों का सामना किया है, और देखिए अभी भी मैं सही सलामत हूं ना। और मैंने खुद की इंद्रियों पर काबू पा लिया है, इसलिए जब तक मैं न चाहूं मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती, और मैं कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रह सकता हूं। वीरेश की ये बात सुनकर वसुंधरा की तो आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन उसने एक बात गौर की कि उससे बात करते वक्त भी वीरेश उसकी तरफ नहीं देखा है। वो या तो नीचे देखता है या फिर इधर उधर ही देखता रहता है। वसुंधरा ने इस बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। उसने इस बारे में सुना था बचपन से, कहानियों में अपनी माँ से और दाई माँ जो भी उसे कहानियां सुनाती थी, कि ऋषि मुनि कई दिनों तक बिना खाना खाए रह सकते हैं, और वो लोग ध्यान लगाकर बैठते हैं तो खाना पानी कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। लेकिन वीरेश तो देखने में बांका नौजवान 20-22 साल का नव युवक है, वो भला ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि इन सारी चीजों में तो बहुत ही वर्षों का समय और कठिन तपस्या लगती है। जितना वसुंधरा को पता था उस हिसाब से तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी थी और उसका मुंह खोला। उसने एक बार अपनी पलकें झपकाकर दोबारा से आंखें खोली और उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश करने लगी। वीरेश उसकी तरफ नहीं देख रहा, उसे सिर्फ इतना पता है कि वो उसके सामने खड़ी है, क्योंकि उसकी नजरें वसुंधरा के पैरों की तरफ ही टिकी हुई हैं। तभी वसुंधरा ने कहा, अद्भुत, हमने सुना है कि सिर्फ ज्ञानी महात्मा लोग ही ऐसा कर सकते हैं। क्या सच में आपने भी इतनी सी आयु में ही ये सब कुछ सीख लिया है, और आपको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती अगर आप ना चाहो तो? राजकुमारी को पूरी बात बताते हुए वीरेश बोला, हाँ,
मैंने भी बहुत कठिन तपस्या के बाद 10-15 वर्षों में ही इस पर काबू पाना सीखा है। आपको नहीं पता, लेकिन मैं 5 वर्ष की आयु से ही महात्मा के साथ उनके आश्रम में हूँ और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। राजकुमारी ने अचानक ही सवाल किया, क्या हमारी रक्षा करना? वीरेश धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, अब तो वो भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरा लक्ष्य है उन काली शक्तियों को बढ़ाने से रोकना और उनकी वजह से किसी को भी कोई हानि न पहुंचे। इसके लिए ही महात्मा ने हमें ये सब कुछ सारी कलाएं सिखाई हैं और सारी शक्तियां जो भी हमारे पास हैं, ये सब उनके खिलाफ लड़ने के लिए ही हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी राजकुमारी का भाई समर प्रताप वहां पर आया और उसने राजकुमारी को इस तरह एक सेवक उसके रक्षक से बात करते हुए देखा तो उसका खून खौल गया और वो गुस्से में वहां पर आते हुए बोला, वसुंधरा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वापस अपने कक्ष में जाइए, आपको इस तरह सेवकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। समर की आवाज सुनकर वो दोनों ही एकदम चौंक गए और वसुंधरा अपने हाथ में पड़ी हुई थाली की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन भाई साहब, हम तो बस इन्हें खाना। समर आगे आया और गुस्से में उसने वसुंधरा के हाथ में पड़ी हुई उसे थाली पर अपना हाथ मारा, जिससे कि वो थाली और उसका सारा खाना वहीं जमीन पर गिर गया। और इस तरह थाली की जमीन पर गिरने पर एक तेज आवाज हुई और उसे आवाज से राजकुमारी अपनी जगह से चौंक कर पीछे हट गई। समर चिल्लाते हुए बोला, तुम राजकुमारी हो या फिर सेविका जो इस तरह से दूसरों के लिए खाना लेकर आ रही हो? तुम्हारी सेवा में खुद कितनी सारी दासियां लगी रहती हैं, लेकिन तुम यहाँ दूसरे के लिए खाना लेकर आई हो। ऐसी भी क्या आवश्यकता पड़ गई? भूख से मरा तो नहीं जा रहा होगा ये? इतना बोलते हुए समर ने अपनी नजरें वीरेश की तरफ घुमाई और उसे गुस्से से घूरता हुआ बोला, और तुम अपने बस काम से कम रखो, ज्यादा मेरी बहन से बात करने की जरूरत नहीं है। राजकुमार समर की तरफ नजर उठाकर देखते हुए वीरेश ने बोला, मैं अपना काम ही कर रहा हूं राजकुमार, लेकिन आपको इस तरह से अपनी बहन का अपमान नहीं करना चाहिए मुझे जैसे सेवक के सामने। कहानी जारी रहेगी।